टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। या इमानदारीच्या कर्तव्यनिष्ठ कामाचं ॲप्रिसिएशन कोर्टानं करावं आणि तुमच्यापैकी ज्या मीडिया रिपोर्टरनी याआधी चांगले कामं केले म्हणजे हे प्रकरण लावून धरलं त्या सगळ्या रिपोर्टरला आदेशामध्ये ॲप्रिशिएट करा. कारण असंच एकदा झालं होतं BMW हिट अँड रन केसमध्ये की स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं NDTVच्या पूनम अग्रवाल्यांनी. तर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ॲप्रिशिएट केलं की यस यू डन ए व्हेरी गुड जॉब, यू एक्सपोज धिस क्राईम. तर या केसमध्ये प्रकरण दाबण्याचा अधिकार हा दाबण्याचा प्रकार हा जो पोलिसांनी केला, परंतु त्यांच्या जे काही आरोपींच्या याला दबावाला बळी न पडता ऑनेस्टली ज्या पत्रकारांनी हे प्रकरण लावून धरलं फेअरली, आणि आमचं कधीच म्हणणं नसतं, मी आजही सांगतोय FIR रजिस्टर करा. काही चुकीचं निघालं तर आमच्यावर कारवाई करा, खरं निघालं तर आरोपींना शिक्षा द्या. जे सकाळपासून घेऊन बसतात की हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे आहे ते, त्यांना मला स्पष्ट सांगायचं आहे असे आर्ग्युमेंट सुप्रीम कोर्टानं ओव्हररूल्ड केले आहेत. तुम्ही कोणीही नेटवर टाका अमल कुमार सिंग 2020 सुप्रीम कोर्ट, हे एक नाही असे 500 जजमेंट आहे. तर त्याच्यात काय सांगितलं आहे की कोणताही गुन्हा असेल आणि खास करून हा तर रेपचा गुन्हा आहे, तर याच्यात उशीर का झाला, राजकीय दबावाने प्रेरित आहे, हे आर्ग्युमेंट चालणार नाही. इट इज ओव्हरऑल्ड आर्ग्युमेंट. जर त्या तपासात असं दिसलं की हे चुकीने फाईल केलं आहे तर चुकीची तक्रार देणाऱ्यावर कारवाईची तरतूद आहे. तपास होऊ द्या, तपासाला तुमच्या अशा फ्रिव्होलस आर्ग्युमेंटवर रोखता येणार नाही. आता या केसचा इम्पॉर्टंट विषय ज्याच्यासाठी म्हणजे जिथं खरं पत्रकारितेच्या खऱ्या प्रश्नाची आवश्यकता आहे, माझी जी अपेक्षा आहे की सगळ्या पत्रकारांनी हे प्रश्न त्या मालवणी पोलिसांना विचारावे, त्यावेळेसचे जे पोलीस कमिशनर होते परमवीर सिंग त्यांना विचारावे, आणि जे आदित्य ठाकरेला निर्दोष म्हणतात त्याचे जे पक्षाचे प्रवक्ते वगैरे त्यांना विचारावे की पहिली गोष्ट 14व्या माळ्यावरून जेव्हा एखादी बॉडी पडते तर ही बिल्डिंग आहे तर अशी पडते ना, त्याच्या बाजूलाच पडते. या केसमध्ये 25 फूट दूर बॉडी पडली होती. पहिले बिल्डिंग, मग वॉल कंपाऊंड, मग 10 फूट. तर हे जे पॉसिबल नाही आहे. आमचे सगळे सायंटिफिक एक्सपर्ट, आमचे जे IR टीम आहे, आम्ही सगळ्यांशी डिस्कस केला आहे, त्याचे व्हिडिओ पण आमच्याकडे अवेलेबल आहे. पॉसिबल नाही, इम्पॉसिबल आहे. तर याला सॉल्व करण्याकरिता प्रोव्हिजन आहे रिक्रिएशन ऑफ द सीन. तो क्राईम सीन हा रिक्रिएट करायचा. दिशाच्या त्या वेटच्या एवढी एक डेड बॉडी म्हणजे दुसरी बॉडी बनवायची, त्या 14व्या माळ्यावरून त्याच ठिकाणातून वरती फेकायची. आणि याच्या प्रेयरमध्ये केलं आहे की ते सगळं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सगळ्या मीडियाच्या समोर करा, ते म्हणजे सत्य बाहेर. जर ती बॉडी खरंच पण ती दूर जाऊन पडली तर आमच्या सगळ्यांना हे प्रकरण चालूच नका तुम्ही, आम्हाला अशी शिक्षा देऊन टाका. आणि जर ते तिथे खाली पडली तर मग त्वरित पहिले त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करा, हे आमची अशी मागणी आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक, हे जे तथाकथित तेव्हाचे म्हणजे नोबल पुरस्कार विजेते मालवणी पोलीस खोटे रेकॉर्ड बनवण्यात काय केलं त्याने, बॉडी पडली म्हणजे काय झालं, पहिले तो अत्याचार झाला, त्याच्यात ती मेली. मेल्यानंतर ती बॉडी आणून रोडवर ठेवल्यानंतर हॉस्पिटलला घेऊन गेले. नंतर याच्या वडिलाला बोलावलं आणि स्टोरी मग चालू केली. म्हणजे तेव्हा त्यांचं ठरलं पण नव्हतं स्टोरी काय सांगायची. तर मग यांचे वडील पोहोचतात तिथे, तर पहिली स्टोरी, अरे क्या हो गया, ऊपर से गिर गई थी. मग गिर गई थी तर यांच्या वडिलांचा एक साहजिक प्रश्न होता, 14व्या माळ्यावरून पडली, तुमच्या कोणाच्याच शर्टला काही ब्लड दिसत, तुम्ही उचलून आणलं ना तिला, याच्यावर काही ब्लड दिसत नाही आहे. अरे नाही बोले वो थोड़ा सा अभी टेंशन में बाद में बात करते. जे काही झालं त्यांना सगळ्या त्याला आपल्या सिंपल लँग्वेजमध्ये चूरन दे रहे तो ठीक आहे. तर ते त्यांना फिरवलं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे स्वतः तिथे गेले. त्या ज्या जागेवर पडली तिथे ब्लडचा एकही डॉट नाही. ते झालं. मग
रिपोर्टर के वजह से मामला सामने आया, रिपोर्टरमुळेच थोडंसं याच्यात जास्त पुढे आल्या गोष्टी. एका मीडिया पर्सनने त्या पोलीस अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारला, बोले साहब कैसा पॉसिबल है, ऊपर से इतना गिरेंगी, सर फुट जाता है, आप देख लो दूसरे जो भी ऐसे केसेस, दिव्या भारती का या कोई भी केस देख लो. मेरे साथ में पोस्टमार्टम वाले से बात किया मैं, तो मुझे नहीं ठीक है. मग त्यांनी सांगितलं अरे स्टोरी बदलो. फिर बोला अभी ऐसा क्रिएट करो कि ब्लड का फोटो बना दो एक, वो ब्लड में थी, फिर ये था, फिर नंतर एक नवीन स्टोरी आणली मालवणी पोलिसांनी. तिचं डोकं पूर्ण फुटलं होतं, दात तुटले होते, हातपाय तुटले होते, हाडं तुटली होती, बोन फ्रॅक्चर, मल्टिपल इंजुरीज. याचा उलगडा केव्हा झाला, जेव्हा ती डेड बॉडी पोस्टमॉर्टम नंतर दिशा साल्यांच्या वडिलांना परिवाराला दिली अंतिम संस्कार करण्याकरिता. ते बघतायत काही त्याच्यावर इंजुरीज नाही, डोकं क्लीन. मी ते फोटो पाठवले आहेत तुम्हाला अंतिम संस्कारचे, आमच्याकडे आणखीन बरंच काही आहे, फक्त मी एवढंच पाठवलंय. चेहरा क्लीन, हाडं सगळे क्लीन, नो फ्रॅक्चर नथिंग. मग यांनी प्रश्न विचारला अरे ऐसा कैसा, तो बोले अरे वो छोड़ दो, वो पुलिस का वो कागज कुछ दिखाना पड़ता उनको, लेकिन अभी आप ये विषय में आपने को ज़्यादा बोलना नाही. आणि मग असं करून त्यांनी ते तुम्ही बघितलं असेल एवढे साधे आहेत त्यांच्या वडील, त्यांना बिचारायला काही जास्त काही कळत नाही. त्यांनी ॲफिडेविट दिलं. मला वाटलं होतं म्हणे की टॅक्स पेअरच्या पैशातून ज्या पोलिसांना पगार दिला जातो ते पोलीस हे आरोपीपासून नागरिकांचं रक्षण करण्याकरिता असतात, असा माझा भ्रम होता. मी तर हा कधी विचारच नाही करू शकत की आमच्याच लोकांचा पगार घ्यायचा आमच्याच लोकांच्या पैशातून आणि चाकरी करायची त्या आरोपींची. तर हे जेव्हा हे प्रकरण यांनी असं फिरवलं, मग ह्या प्रकरणात नितेश राणे आणि नारायण राणे साहेब हे दोघे पहिल्या दिवसापासून सांगत होते ये मर्डर है, ये गँगरेप है, नाव घेऊन सांगत होते आदित्य ठाकरे इन्वॉल्ड आहे. तर आता त्यांना चूप कसं करायचं, म्हणून मग यांच्या घरी किशोरी पेडणेकर जातात. किशोरी पेडणेकर यांना सांगतात की हे बघा तुमच्या मुलीची बदनामी होते, मला फार वाईट वाटतंय, मग आपण असं करू, त्याच्या अगेन्स्टमध्ये तुम्ही फक्त एक साईन करा, आम्ही बघून घेतो, कंप्लेंट पण आम्ही बनवून आणू. त्या लोकांनी कंप्लेंट बनवून आणली. चेंबूरवरून XYZ पर्सन तो कंप्लेंट ड्राफ्ट करून पाठवतो, यांची सही घेऊन जातो. गेल्या ताबडतोब FIR आज FIR, दुसऱ्या दिवशी नारायण राणे नितेश राणे हाजीर हो DCP के ऑफिस में, सांगा काय पुरावा आहे तुमच्याकडे. म्हणजे तिच्यासाठी नाही आहे, कशासाठी चाललं होतं सगळं की आम्ही एवढं मॅनेज केलं, तुमच्याकडे काय पुरावे सांगा, मग त्या हिशोबाने आम्ही आमची फाईल ॲडजस्ट करू. ते तर नितेश राणे साहेब जरा हुशार होते, त्यांना सांगितलं की मी तुमच्याकडे देणार नाही, CBI कडे देईल, म्हणून ते विषय राहिला ना, तर ते पण डिस्ट्रॉय, त्याला मॅनिप्युलेटचा काय प्रयत्न केला असता, तो एक पार्ट झाला. मग आम्ही जे सांगतात ना की ह्याच्यात उशीर होतोय, उशीर का झाला, पहिले 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरेंचं ते गुंडा सरकार होतं. ते गुंडा सरकार गेल्यानंतर जेव्हा शिंदे साहेबांचं सरकार आलं, त्यावेळेस सप्टेंबर 2023ला PIL फाईल झाली पहिली. त्या PILच्या आधारावर SIT कॉन्स्टिट्यूट झाली. SIT कॉन्स्टिट्यूट झाल्यानंतर 12 जानेवारी 2024ला कंप्लेंट दिली, FIR दाखल करा म्हणून. आणि त्याच्यावर जे आमचे इंटरव्ह्यू झाले, ते इंटरव्ह्यू बघितल्यानंतर यांच्या वडिलाला कळलं की अरे हो, हे म्हणतात तेच खरं आहे, मला यांनी तर असं भ्रमित करून ठेवलं होतं, दिशाभूल केली होती माझी, आणि माझ्याकडे पण ॲडिशनल पुरावे आहेत, म्हणून ते आमच्याकडे आले. आणि त्याच्या आधारावर मग ही पिटिशन ड्राफ्ट झाली आणि याच्यात ही मागणी केली. आता आणखीन एक महत्त्वपूर्ण विषय, जेव्हा ॲक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट पोलिसांनी रजिस्टर केला होता मालवणी पोलिसांनी 2020 मध्ये, तर CRPC काय म्हणतो की CRPC मध्ये तरतूद आहे की कोणताही तपास करायचा असेल, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस अँड एक्झिक्युटिव्ह मजिस्ट्रेट जो असतो तो आणि सिनियर PI, 176 सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC, पीडिताचे नातेवाईक, हिचे वडील वगैरे त्यांच्या समोर तपास करायचा, यांना कधी बोलावलंच नाही. तर यांनी जी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनवून आणली होती, त्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मल्टिपल इंजुरी वगैरे सांगितल्या होत्या, पण तिचे जे अंतिम संस्कारचे फोटो तुम्हाला सगळ्याला दिले आहेत ते सगळं खोटं सिद्ध होतं. याआधी अशाच डॉक्टरवर दयाल सिंगच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने प्रॉसिक्युशन ऑर्डर केला आहे. तर हे सगळे पुरावे
आणि याच्या ॲडिशनमध्ये एक शेवटचा म्हणजे त्याला सांगायचं की काय असते की सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी क्लिअर केला आहे, कॉन्स्पिरसी आर हॅच्ड इन सिक्रेसी. म्हणजे मला तुम्हाला कोणाला संपवायचं आहे तर मी काय येऊन अशी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगणार नाही, बंद दार आड कॉन्स्पिरसी करेल की असं संपवायचं आहे. तर त्याचे डायरेक्ट पुरावे नसतात, बट सर्कमस्टॅन्शियल एव्हिडन्स आर सफिशियंट, परिस्थितीजन्य पुरावा सफिशियंट आहे. आणि जर जर या प्रकरणात आरोपीने खोटा जबाब दिला, आरोपीचा जर डिफेन्स जो आहे तो खोटा असेल, तर दॅट इज द ॲडिशनल एव्हिडन्स टू कम्प्लीट द लिंक, कम्प्लीट द चेन. त्या आधारावर आरोपीला फाशीची शिक्षा पण होऊ शकते हत्येच्या प्रकार. ते केसला आम्ही सगळ्या याच्यात टाकले आहे. आणि आता म्हणजे पिटिशन सगळ्या लोकांनी वाचून घ्यावी. काही वाटलं तर आम्ही देऊ, काही पुरावे आम्ही देऊ शकत नाही, परंतु आमचा ट्राय चालू आहे. 2-3 दिवसांतर एक मोठं एक प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायची आहे, प्रोजेक्टर लावून काही गोष्टी आम्हाला दाखवायच्या आहेत. आता थोडा एक हिंदी करून घेऊ. अच्छा सुनिए हाँ, मैं कंप्लेंट करतो, बाद में सवाल जवाब चलते रहे. आणि उद्धव ठाकरे आरोपी ऑलरेडी सांगितलंय, आधीच सांगितलं, पुन्हा बघा. हाँ अभी सुनिए, अभी हिंदी में दिशा सालियान के पिताजी ने दिशा सालियान के पिताजी ने जो एफिडेविट अपना बनाया है, जो आप लोगों के पास है, उन्होंने ये डिमांड की है कि उनकी बेटी के जो हत्या हुई थी, उसके पहले उनके ऊपर गैंगरेप हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिजेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रशीद खान पठान ने 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दिया था आरोपी के नाम के साथ. उस कंप्लेंट में उन्होंने आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी आरोपियों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने की डिमांड की थी. जैसा कि सारे देश को पता है, और उस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है ललिता कुमारी का 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ, जिसके बेस पे महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक डीजीपी इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं पूरे महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर को. और प्रिया गावकर के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है तो पहले एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना. अगर कंप्लेंट गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, कंप्लेंट सही है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार पुलिस को नहीं है. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो पुलिस कर सकती है उसका टाइम लिमिट सिर्फ 7 से 14 दिन है. यहां पर एसआईटी हमारे कंप्लेंट पे 1 साल 2 महीने से कुंडली मार के बैठी है. तो हमने इस मामले में स्पेसिफिक प्रेयर किया है कि अभी आईपीसी 166A में प्रावधान है कि अगर रेप के केस में पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया तो उस पुलिस अधिकारी को 2 साल तक की जेल का प्रावधान है. और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 145 सबसेक्शन 2 में 6 महीने की जेल का प्रावधान है. तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि वो कंप्लेंट को, रशीद खान की कंप्लेंट को, सतीश सालियान जो है दिशा सालियान के पिता, उन्होंने कहा है कि वो कंप्लेंट को मेरा समर्थन है, वो कंप्लेंट का ग्रीवेंस सही है, आप उसमें एफआईआर रजिस्टर करो, आरोपी को कस्टडी में लो, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एंड सूरज पांचोली एंड अदर्स, इंक्लूडिंग वो जो पुलिस अधिकारी थे, उन सबको कस्टडी में लीजिए. और ये कंप्लेंट को आप जरा अच्छे से पढ़िए और आप देखिए कि क्या प्रूफ है और क्या नहीं है. तो ये कंप्लेंट का कॉपी मैं आपको सबको देता हूँ. और
उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर के कस्टडी में लीजिए, इनका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इनका मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर सारा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सच देश के सामने लाइए। हाँ, वो कंप्लेंट को एसआईटी ने राइटिंग में लेटर दिया है हमको 24/2/2024 को कि हाँ आपकी कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मेरा सवाल है एसआईटी के उन तथाकथित होशियार अधिकारियों से, किस प्रोविजन के तहत आपकी इंक्वायरी चल रही है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट दी जाती है तो आपको 7 से 14 दिन के अंदर या तो एफआईआर रजिस्टर करना है या तो हमको लिख कर देना है कि ये कंप्लेंट में हम एफआईआर नहीं कर सकते, रीज़न देना है। तो आप तो 1.25 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का लॉ चलने वाला है कि तुम्हारे मन का लॉ चलने वाला है? तो इसीलिए उन अधिकारियों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन, पिनल प्रोविजन में एक्शन लेने के लिए हमने इसमें प्रेयर की है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रेयर है कि इस मामले में आपको मैं और एक शॉर्ट में बता देता हूं कि प्राइमा फैसी, देखो लोगों के मन में ये तो सबके मन में डाउट था कि वो दिशा सालियान का मौत जो है नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो मौत मतलब सुसाइड नहीं था, हत्या था, ये बताने के लिए मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। ये कॉमन मैन भी समझ लेगा, आप तो रिपोर्टर हो, मैं कॉमन मैन के लिए बता रहा हूँ। 14th फ्लोर से, एक बिल्डिंग के 14th फ्लोर से एक कोई सुसाइड करता है। आप दिव्या भारती का केस ले लीजिए और किसी का भी केस ले लीजिए, कोई सुसाइड करता है। सुसाइड करने के बाद में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, वो बिल्डिंग के पास में डेड बॉडी रहेंगी। यह केस में डेड बॉडी है आपकी, ये बिल्डिंग, उसके बाद में 15 फुट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट, 25 फीट। हमने कई एक्सपर्ट्स है, IITians है, उनसे पूरा इस पर डिस्कशन कर लिया। उन्होंने बताया कि 105 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग के आगे कोई जंप मारा तब भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। और उसके लिए 105 किलोमीटर की स्पीड आने के लिए कितनी जगह लगती है, कितने दूर दौड़ना पड़ता है, तो वो एक 1 BHK 2 BHK फ्लैट में वो इम्पॉसिबल है। तो ये एक उनके स्टोरी का सब जो झूठ साबित करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, 14th फ्लोर से जब गिरी थी दिव्या भारती, तो आप उनका, दिव्या भारती छोड़ दीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, सारे पत्रकारों से विनती है, आप पोस्टमार्टम करने वालों से पूछ लीजिए, और आप खुद एक लॉजिक लगाइए कॉमन मैन को। 14th फ्लोर से गिर रही है उनके स्टोरी के हिसाब से, तो सर फूटना चाहिए, हड्डी टूटना चाहिए, सब है ना। इन्होंने स्टोरी वैसे ही बनाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे ही बनाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, वो जल्दबाजी में क्या है कि वो भूल गए मैनिपुलेशन उतना, और उनको क्या लगा कि दिशा के पिता को कुछ समझता नहीं है, तो हम हमारा काम करके निकल जाएंगे। और एक बताता हूँ, ये मामला बाहर भी नहीं आता अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 6 दिन में हो गया, इसीलिए ये मामला बाहर आया, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। तो तब विषय आया कि मैनेजर का भी मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे। इस वजह से ये मामले को फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गए, नितेश राणे जी, नारायण राणे जी, इन्होंने सबने उठाया। इसलिए मैटर को मतलब आज हम ये कंडीशन में हैं कि बहुत हद तक आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वो जब उन्होंने स्टोरी बनाया, पुलिस ने पोस्टमार्टम छुट्टी बनवा के लिया कि जब वो पोस्टमार्टम किया तो उसका हेड में इंजरी है, फूटा हुआ जो भी है, मल्टीपल इंजरी है, बोन फ्रैक्चर है। वहाँ पर तो उनके जो इन्होंने विटनेस डाला के खड़े किए बालवानी पुलिस ने, वो कोई कह रहा है दांत टूट गया था, कोई कह रहा है ये था, और खून के पूल ऑफ ब्लड में वो लाश पड़ी थी। ये पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। आई विटनेस इतने देंगे हम, और डिजिटल एविडेंस के साथ, जब, और बाकी तो हमको कुछ देने की जरूरत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट मैं बताता हूं पुलिस के। अगर आप बताइए, और आप ये सवाल जरूर पूछना उन पुलिस वालों को कि जब अगर खून से लथपथ है वो बॉडी और उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे 2 लोग जो, या 3 लोग है, वो वैद्य है, इंद्रनील वैद्य हो गया, हिमांशु शिकरे हो गया, अजमेरा हो गया, रोहन राय हो गया, जो भी है, तो उनके
कपड़े पे ब्लड लगेगा, ये उनके कार में ले गए, कार में ब्लड लगेगा, जिस जगह पर गिरी है वहां ब्लड लगेगा। तो आपने वो कपड़ों को फोरेंसिक इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं भेजा? दूसरी बात, क्योंकि अगर रहता तो भेजते ना, कुछ था ही नहीं उसमें। दूसरी बात, उनके पिता ने देखा, उनको भी नहीं दिखा। सबसे शॉकिंग चीज क्या थी, जब उसकी डेड बॉडी लाई गई, अंतिम संस्कार के लिए पूरा चेकअप जो होता है, जो भी प्रोसेस, मैं कुछ बातें नहीं बता रहा हूं, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, उसमें सर से लेके सारी हड्डियां ओके, कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, पूरा इंटैक्ट। तो फिर वो पीएम रिपोर्ट में हेड इंजरी वगैरह कैसे आ गई, उनके फोटो कैसे आ गए? और सुप्रीम कोर्ट ने दयाल सिंह के केस में ऐसे ही डॉक्टर को झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के चक्कर में, फोर्जरी में और कंटेम्प्ट में पूरा प्रोसिक्यूशन, उसका डिपार्टमेंटल एक्शन ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो रिटायर्ड हो गया तभी उसका एक्शन लो उसके ऊपर। तो ये जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ये दर्शाती है कि कॉमन मैन की बेटी को ये लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इनको लगता है देश की जनता बेवकूफ़ है, और इनको अपने सत्ता का, अपने गुंडागर्दी का, अपने पावर का, अपने पैसे का इतना घमंड था कि इन्होंने पहले अत्याचार किया, अत्याचार करने के बाद में आगे बढ़े, झूठी स्टोरी बनाई, फिर आगे बढ़े, जो ये मामला उठा रहे थे उनका प्रोसिक्यूशन किया। तो ये जो सब चीज़ें है, ये इसको नेचर जवाब दे रहा है, ये भगवान जवाब दे रहा है कि आप किसी के भी ऊपर अत्याचार करके बच नहीं सकते, और जब तक हमें पॉसिबल है हम बचने नहीं देंगे। तो ये एसआईटी पर भरोसा नहीं है अब आपको? एसआईटी तो फडणवीस जी की सरकार ने ही बनाई थी, लेकिन क्या इस पे भरोसा नहीं है आपको? एसआईटी पे भरोसा नहीं है, उसका रीजन है इस केस में जो आरोपी है वो डीसीपी और अबव रैंक के अधिकारी है। तो एसआईटी का जो पीआई चिमाजी आड़ाव है वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है केस का। बॉम्बे हाई कोर्ट का सुधीर वोरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का 2004 का डायरेक्शन है कि सीनियर अधिकारी, जिस पुलिस स्टेशन के अधिकारी आरोपी है, उस पुलिस स्टेशन का कोई भी अधिकारी एसआईटी में नहीं रह सकता है। सीनियर अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन जूनियर अधिकारी नहीं कर सकता है। तो इसमें होना क्या चाहिए था, आईजीपी लेवल का जो अधिकारी है वो खुद इन्वेस्टिगेशन करता। यहाँ पर हो रहा है पीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ऊपर के उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और एक सवा साल से तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो इसीलिए हमारा जो एलिगेशन है, हमारा एलिगेशन एसआईटी पे, इन्होंने काम इनका ईमानदारी से नहीं किया। और लॉ है कि इंक्वायरी जो इसकी होती है ना, कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की, उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट दिए हैं, उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। आपको जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम कंप्लेंट दे रहे हैं, आप हमको लेटर दे रही है एसआईटी कि आपकी कंप्लेंट, हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन 154 सीआरपीसी में होता है, और उस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एडीआर। इसमें एफआईआर मैंडेटरी है, तो ये इन्होंने पालन नहीं किया, करके हम प्रोसिक्यूशन मांग रहे हैं एसआईटी के मेंबर का। तो एसआईटी के सामने आप लोग गए थे? हाँ, आप लोगों ने कंप्लेंट दिया है? एसआईटी का लेटर है, आप दिखाइए, ये लेटर है एसआईटी का। पूछिए उनको कि कौन से लॉ के तहत आप इतने दिन इंक्वायरी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है 7 से 14 दिन, उसके बाद में इंक्वायरी का अधिकारी नहीं है। तो आपको राइटिंग में देना है हमको कि आपके केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, और इसमें दे नहीं सकते हो। हमने तो क्लियर सेक्शन के साथ लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है करके, और इतने प्रूफ्स दिए हैं। तो ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट लॉ सबको उठा के रख के। सरकार बदल गई, जो सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं उससे सरकार बदल चुकी है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। Exactly what you're saying. सेंसिबल क्वेश्चन। हमारा फडणवीस साहब पे पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट पे भरोसा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी पे भरोसा इसलिए नहीं है कि ये मामले में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आरोपी है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसे केस में सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेशन देना चाहिए। आपको याद होगा, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, परमवीर सिंह के केस में हमने आर्ग्यू किया था केस, घनश्याम उपाध्याय जी पिटिशनर थे, तो उसमें इसी ग्राउंड पे अनिल देशमुख के खिलाफ में सीबीआई को मैटर गया और वो अरेस्ट हुए थे।
तो वही लॉ है, उसी लॉ के तहत ये मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करना चाहिए। और हमने मांगा है कि हम तो एक एडिशनल डिमांड कर रहे हैं कि एसीटी बनाइए, स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाइए, सीबीआई का अधिकारी रहिए, समीर वानखेड़े साहब को लीजिए, एनआईए को लीजिए, ईडी लीजिए, इन सबका एक ज्वाइंट टीम बनाकर उसके तहत टाइम बाउंड मैनर में, और हमारा तो क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडर मॉनिटरिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन रहेगा। और हम लिस्ट देते हैं कोर्ट को, ये पॉइंट है, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वो करने का उनको आदेश दिया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, समीर वानखेड़े साहब जब सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसको अरेस्ट किया था उन्होंने उस केस में। और क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020, आप एनसीबी को ये सवाल पूछना, उस मैटर में इन लोगों ने आदित्य ठाकरे के और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए। आप एक सवाल पूछना, वो चैट में है क्या? अगर वो हमने कहा है कि हाईकोर्ट डायरेक्शन दे समीर वानखेड़े साहब को कि आप एफिडेविट पे कोर्ट के सामने पेश करो, तब आपको मालूम पड़ेगा क्या है, तो कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। तो दूसरी चीज, उन्होंने मोबाइल टावर लोकेशन और कई एविडेंस कलेक्ट किए, जिसमें यह साबित हो गया दिशा सालियान के फ्लैट पे आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, उसके बॉडीगार्ड और लोग थे। इससे इनका और इनकी जो झूठी थ्योरी थी आदित्य ठाकरे की कि वो मतलब मैं वहाँ था ही नहीं, 8 जून को मेरे नाना जो थे माधव पाटनकर गुजर गए थे, सब झूठ साबित हो गया। तो समीर वानखेड़े साहब इतना डिलीजेंटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो बहुत क्रूशियल डेटा जब उन्होंने कलेक्ट किया तो तुरंत उनको वो आरोप करके वो पोस्ट से हटा दिया और उनको महाराष्ट्र के बाहर उनका ट्रांसफ़र किया। लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है कैट ने अभी ऑर्डर दिया, आप लोगों ने न्यूज़ चलाया होगा कि उनका ट्रांसफ़र गलत था, तो अभी वो वापस मुंबई में आ गए। तो हमारा कहना है कि उनको इसमें लीजिए, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर सारे आरोपी इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जेल में होंगे। अगर लास्ट आखिरी सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस क्या मिलेंगे? 1 एंड जैसे अगर आप कॉल डेटा रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो सीडीआर 5 साल बाद मिलता है क्या? एविडेंसेस किस तरह के रहेंगे? मैक्सिमम एविडेंस ऑलरेडी है। आपने शायद मेरा पॉइंट ठीक से सुना नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फाइल में है, विद इन नॉलेज ऑफ समीर वानखेड़े साहब है। समीर वानखेड़े साहब ने ये बात हमको नहीं बताई है, उनके एक कलीग ऑफिसर ने बताया है, और इसीलिए हमने वानखेड़े साहब को पार्टी बनाया कि हमने कहा कि आप एफिडेविट पे दीजिए कोर्ट में। और दूसरी चीज, मोर देन सफिशिएंट एविडेंस है। अभी तो हमको कुछ चीजें बताई है, कुछ चीजें और बताएंगे। आई विटनेस है, और कोर्ट का आप देख लीजिए, पोस्टमार्टम हो या जो भी हो, साइंटिफिक एविडेंस, आई विटनेस का टेस्टिमोनी अगर कोराबरेट करता है तो ये इसको डिस्कार्ड करना है, आई विटनेस के टेस्टिमोनी पे सजा होना है। तो ये सारी चीजें है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एफआईआर छोड़िए, ट्रायल, कन्विक्शन और डेथ पेनल्टी के इतने प्रूफ्स अवेलेबल है। आप एक बार पिटीशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। सर एक सवाल बस, आप कह रहे हैं कि गैंगरेप का मामला था, आई विटनेस अकाउंट, यस, तो कौन है जिन्होंने ये किया है का, मतलब ये अत्याचार किया किन लोगों ने? अरे हम बता रहे हैं ना, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, उनके बॉडीगार्ड और आई विटनेस और कुछ चीजें सील्ड कवर में हम कोर्ट को देंगे जब जरूरत पड़ेगा। आपने इस केस को काफी लंबे समय के बाद उठाया है, आपने बोला आपके पास एविडेंस भी है, तो आप लोग ने बोला कि नीतीश राणे भी इस केस में आप लोग के साथ में थे, मतलब वो खुद भी इस केस को उठा रहे हैं, तो आप लोग इतना लेट लतीफ क्यों कर रहे थे इन चीजों को लेकर? आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैं अभी जो इतना सब बताया हूँ। हाँ, आपने सिर्फ सवाल पूछना बोल के पूछा है क्या? मैंने क्या बताया अभी आपने सुना? पीआईएल फाइल हुआ सितंबर 2023 को, एसआईटी कंस्टिट्यूट हुई 11 दिसंबर 2023 को, कंप्लेंट दी 12 जनवरी 2024 को, एसआईटी ने लेटर दिया
24 फरवरी 2024 को। ये सब देखने के बाद में दिशा के पिता आए, तो हमने आज मामला नहीं उठाया है। हम तो इतने दिन से चल रहा है, और उसके पहले 2.5 साल तो तुम्हारा उद्धव ठाकरे का गुंडा सरकार था ना। उस समय कौन जो बोलता था उसको इधर अरेस्ट करेंगे, अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में फंसा दिया, अरेस्ट कर लिया, नारायण राणे, नीतीश राणे जी उनको अरेस्ट कर लिया। जब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हैं, इतने बड़े सैटेलाइट चैनल के उसके एडिटर को, ओनर को, उनको अरेस्ट कर रहे। रिपोर्टर आप लोग जब गए थे वो हिमांशु छिकरे का बाइट लेने, तो पुलिस बुला लिया उन्होंने। उनके करजत के फार्म हाउस पे रिपोर्टर पहुंच रहे थे, वहां पर मारा पीटी कर रहे, अरेस्ट करने लगा रहे। तो जो भी ये काम कर रहे थे, कंगना राणौत ने बोला तो उसको बोले वो आएंगी तो हमारे कार्यकर्ता पीटेंगे, वो हरामखोर है, ऐसा है। तो ये जो गुंडागर्दी चल रही थी, तो पहले 2.5 साल तो उसमें ही गए, और जब आया तो हमने जो भी किया सीक्वेंस आपके सामने है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट में, और खास करके लेटेस्ट जजमेंट है अमर कुमार सिंह का, उन्होंने कहा कि ये डिले क्यों हुआ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आर्गुमेंट, ये ऑब्जेक्शन नहीं चलेंगे, इट इज़ ओवररूल्ड। अगर कंप्लेंट सही है तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, कंप्लेंट गलत है तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, किसी की स्पॉन्सर्ड है तो वो भी आ जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और डिले तो हमारे तरफ से कुछ नहीं, हम हमारे तरफ से जितना पॉसिबल होता उतना हम कर रहे हैं। सवाल आप सरकार से पूछिए कि एसआईटी से पूछिए कि इतना डिले क्यों हो रहा है। सतीश सालियान को क्या धमकी आई थी? भरोसा है तो फडणवीस जी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग की मदद? नहीं, वो उनके लिए कभी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सीनियर अधिकारी, अभी क्या होता है, वो चीफ मिनिस्टर है, उनको जो अधिकारी रिपोर्टिंग करेंगे उस पर विश्वास करते हैं। मेरे हिसाब से अधिकारी उनको ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। सर, सतीश सालियान को क्या धमकी आई थी? 2.5 साल तक वो चुप रहे, और घटना के बाद जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, और आज जो याचिका में वो बातें कह रहे हैं पूरी तरह से उल्टी है। तो क्या 2.5 साल उनको धमका के रखा गया था, चुप करा के रखा गया था? आप पढ़िए, हमारा पिटीशन में स्टार्टिंग में वही लिखा है कि पुलिस, रोहन राय, उनकी मेयर किशोरी पेडनेकर, आदित्य ठाकरे के जो भी गैंग के लोग हैं, उन लोगों ने इनको एक तो पहले मिसलीड भी करके रखा, प्रेशराइज करके रखा, गुमराह करके रखा। जब उनके कस्टडी से आज़ाद हुए, उनके माहौल से, तब और हमारे जब उन्होंने इंटरव्यू देखे कि हाँ ये जो कह रहे हैं ना ये बात सही है, वो तो सब उनका 420 वर्जन है, और मेरे पास में जो प्रूफ्स है वो इनको सपोर्ट करते हैं, तब वो हमारे पास है, तब पिटीशन फाइल। सर, ये 5 साल पुराना मामला है और इसमें मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, खुद सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, फिर भी अभी तक कुछ भी सामने क्यों नहीं आए? जिन पर आप आरोप लगा रहे थे उन पर तभी भी आरोप लगे थे, पर कोई भी जांच एजेंसी को अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी हाथ क्यों नहीं लगा? ये किसने कहा आपको हाथ नहीं लगा? नहीं, सीबीआई ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला तो इन्वेस्टिगेट किया ही, क्या उसमें अभी तक चार्जशीट तक नहीं दायर की है? नहीं, ये जो है ना, हमारे पीआईएल में यही सवाल है। देखिए, ये अच्छा सवाल है। पहली चीज़ बताता हूँ, आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट दिया था हमारे पीआईएल में इंटरवेंशन में कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया है दिशा सालियान के मर्डर केस में। ये न्यूज सारे मीडिया ने चलाया था, क्योंकि उनको इनके जो सेल के लोग थे उन्होंने प्रेस नोट दे दिया था, जो भी किया था उसका भी इन्वेस्टिगेशन होने वाला है कि वो न्यूज़ आई कहाँ से थी। सीबीआई दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, प्रेस नोट रिलीज करती है, हमने दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने सुशांत का किया, महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। तो वो जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, झूठा एफिडेविट दिया करके उनको कस्टडी में लेने के लिए हमारा अर्जी कोर्ट में पेंडिंग है। एक दूसरी चीज, आप दूसरा पॉइंट सेंसिबल है, ये सवाल हमारा भी है सीबीआई से, 5 साल में क्या कर रहे हो आप? दूसरी चीज, हमने क्या कहा है हमारे पीआईएल में, एक आप देखिए नीलेश नवलखा का केस हुआ था। नीलेश नवलखा के केस में पत्रकारों को, रिपोर्टर को गाइडलाइन दिए थे कि आप मीडिया ट्रायल मत चलाइए, आप फेयर रिपोर्टिंग कीजिए, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट मेंटेन कीजिए। उस केस में एक गाइडलाइन और भी दी गई थी, किसको? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि कैसा है, राइट टू नो, ये जनता का अधिकार है, जैसा राइट टू स्पीक है वैसा राइट टू नो है। तो ये राइट टू नो का सबसे बड़ा जो जरिया है, ये डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है वो मीडिया है। और आप लोगों के वजह से हमने, आपके लिए धन्यवाद लिखा कि आप लोगों की वजह से हम, ये है कि आपके ही इनपुट्स बहुत हमारे काम में आए। तो ये जो
फोर्थ पिलर है, इनको जानने का हक है। तो कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, शायद आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं पढ़ा ना मालूम, पुलिस ने रेगुलर इंटरवल पे अपना एक स्पेशल अधिकारी अपॉइंट करके आपको देते रहना है डिटेल्स कि क्या हुआ। तो आप लोग अगर उस केस लॉ को लेकर रेगुलर पूछते हैं एसआईटी को कि आपका प्रोग्रेस क्या है, तो इसमें मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन हमने ये कहा है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और इनको कहे कि स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करें। तो ये हमारी डिमांड है। ओझा साहब, लेकिन लगता नहीं कि एक जो चीज है 4.5 साल 5 साल बाद जब सतीश सालियन जी सामने आए, लगता नहीं पहले सामने आ जाती है तो शायद ये और मामला आगे चला जाता, क्योंकि अब देरी से आए हैं। क्योंकि इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि उस वक्त जब मामला आया था उन्होंने ही कहा था कि नहीं, हम मीडिया ट्रायल नहीं करें और हमारी बेटी की मौत हत्या नहीं है, तमाम चीजें उन्होंने खुद कही थी। अचानक क्या लगता है वो डराया गया था? कौन डराया था? क्या पैसे का कोई प्रलोभन दिया गया? जानकारी ये भी है कि उन्होंने कुछ पैसा मांगा था, सतीश सालियन जी ने पैसा, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या पैसे मांगे थे उन्होंने? नहीं, देखिए पैसे मांगे थे तो इन्होंने जिनसे मांगे थे उन्होंने कंप्लेंट करना चाहिए था, और जो झूठे आरोप करने वाले हैं उनके ऊपर हम डिफामेशन केस फाइल करेंगे। एक दूसरी मैं आपको बताता हूँ, कौन लोगों के खिलाफ आप डिफामेशन फाइल करने वाले हो? हाँ, नाम बताइए। आदित्य ठाकरे ने हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट जो दिया और एलिगेशन किया कि वी आर स्पॉन्सर्ड बाय सम बीजेपी लीडर्स, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन ने, आपको कॉपी मिल गई होंगी उसकी, 19,750 करोड़ का लीगल नोटिस डिफामेशन का आदित्य ठाकरे को भेजा। उसका लीगल नोटिस सर्व हुआ, हमारे पास में रिसीव्ड है। आज तक वो जवाब दे नहीं पाए। अभी हम उसमें सूट फाइल कर रहे हैं फॉर रिकवरिंग दैट डैमेजेस। तो ये केस में जो भी आइदर हमने क्लियर लिखा है झूठे आरोप किया या राजदीप सरदेसाई जैसा मैनेज करके वन साइडेड वर्जन चलाया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसको लॉ क्या रहता बता देंगे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आपने एलिगेशन किया, अभिषेक के और वो एक निपुण करके पुलिस ऑफिसर, हाँ, यस, उनका एक वहाँ पर जिक्र आया हुआ है। क्या वो विसल ब्लोअर है या कुछ बोल किया है? अच्छा, कुछ आपसे आंख मिचोली की है या आपसे दोस्ती की है? क्या चक्कर नहीं, है? मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुण जी, इन्होंने खुद इसी पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन पेन ड्राइव में रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को एक कॉपी दी, एक कॉपी उनके पास है। उनका आप इंटरव्यू देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इस केस में दिशा का डेथ और सुशांत का डेथ, ये मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए सचिन वाजे एंड परमवीर जो भी उन्होंने नाम लिया है उसमें इन लोगों ने प्लान किया था। और जैसा आपको याद होगा, एक सबसे बड़ा एविडेंस आपके पास बताता हूं मैं, मनसुख हिरेन का पहले मर्डर किया गया। उद्धव ठाकरे के जो वसूली भाई थे सचिन वाजे, जिनको हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके रजिस्ट्रेट किया था, जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था ख्वाजा यूनुस के मर्डर केस में, तो वो मनसुख हिरेन के मर्डर केस में इन्होंने एक डॉक्टर के पास से झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के लिया कि ये क्या है, डूबने से मौत हो गई है। बाद में जब एनआईए आई, इसमें एनआईए ने फिर ये साबित किया कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठा है, मेन आरोपी सचिन वाजे है। तो इसका जिक्र किया है एसीपी निपुण जी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसी तरह का काम इन्होंने किया था, उसी डॉक्टर के थ्रू इन्होंने मैनेज किया, और वो भी बहुत एक एडिशनल एविडेंस है इसमें। एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं जो किस्सा सालियन का, वो आप बता रहे हैं उनकी हत्या क्यों की गई और क्यों हत्या की गई सुशांत सिंह राजपूत की, जैसा कि आप लोगों का आरोप है, क्या बड़ा मुद्दा है? हाँ, क्यों किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, दो चीज की इसमें दो वर्जन है। एक वर्जन कहता है कि इनका सुसाइड हुआ है, दोनों का। एक वर्जन कहता है इनका मर्डर हुआ है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आई विटनेस का टेस्टिमोनी, वो वर्जन क्या कहता है, जिसको कोराबरेट हो रहा है, मतलब चेन कंप्लीट हो रही है।
एक मिनट शांत रहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहला वर्जन क्या कहते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं मैं, इस केस में रिया चक्रवर्ती भी दिशा के केस में आरोपी है, एविडेंस के साथ मैं बता रहा हूं। हुआ क्या था, जो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, दिशा सालियान के पास में आदित्य ठाकरे के काले कारनामे, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो उसमें विटनेस कह रहे हैं कि इन्होंने छोटी बच्चियों को, एक माइनर लड़की को मॉलेस्ट किया, जो भी किया, सेक्सुअली अब्यूज़ किया, जो भी है एक पार्ट, और ड्रग्स का बिजनेस का जो भी है। और जो हम कह रहे हैं ना, अगर मैं आपको 2 चीज़ें कह रहा हूँ तो 20 चीज़ें स्ट्रांग एविडेंस के साथ हमारे पास। तो जो भी हुआ उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिशा सालियान के पास आई। दिशा सालियान वॉज क्लोज टू सुशांत सिंह राजपूत। उसने कहा कि देखिए 2 टाइप के लोग हैं, एक है नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, उनको किक मिलती नहीं, कुछ तो भी परवर्ट चीज़ें, ऐसे घिनौने काम नहीं करेंगे, तब तक वो खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद है, समाज के लिए भी धोखा है। और कुछ लोग हैं कि उनका ऐसे मेजॉरिटी इंडिया में जिनका अंतरात्मा जिंदा है, उनको जब गलत हो तो लगता है कि ये गलत है, वो अन्याय के लिए किसी बेसहारा को मदद करने आ जाते हैं। तो दिशा सालियान ने वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक अच्छे उद्देश्य से सुशांत सिंह राजपूत जी के पास पहुंचाई। सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो इससे डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने ये बात उनके साथ जो लिव इन रिलेशन में रह रही थी रिया चक्रवर्ती, उसको बताई। रिया ने, अभी होना क्या चाहिए, मेरे साथ जो रह रहा है वो तो मेरा विश्वास होना चाहिए, तो उसने उनको धोखा दिया। रिया ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे के समझ में आ गया कि इनका जिंदा रहना ये हमारे करियर के लिए, हमारे लिए घातक है। तो अभी दोनों को खत्म करना है। प्लान बना। अभी मैं एक एक एविडेंस बताते जाऊंगा, सुनते जाना। मैं अभी जो बता रहा हूं 20% भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आदित्य ठाकरे का मैसेज आता है रिया को, आज दिशा सालियान का गेम करने वाले और सुशांत का भी गेम होने वाला है, तुम भागो वहां से, निकलो। बराबर 8 जून को रिया चक्रवर्ती भाग जाती है, सुशांत का फोन ब्लॉक कर देती है, और उस दिन दिशा का मर्डर होता है। 6 दिन में, 5 दिन में सुशांत का मर्डर होता है। और जैसा दिशा का मर्डर हुआ, सारे विटनेस ऑन रिकॉर्ड है, एनसीबी के रिकॉर्ड पे, सीबीआई के रिकॉर्ड पे। वो क्या कहते हैं, ये बहुत घबराए तो बोले कि वो लोग अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा पार्ट ऑफ पिटिशन है, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जिन्होंने दिशा को मारा है, ये क्यों कहा उन्होंने। दूसरी बात, जब वो इतने डरे हुए थे, वो कई सिम बदल रहे थे, कभी कार पार्किंग में सो रहे थे, कहां जाके सो रहे थे, जो भी है चीजें, और बराबर 5-6 दिन में उनका मर्डर हो जाता है। और दोनों जगह सुसाइड की स्टोरी। और उसमें मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में ना स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा। जैसा इसमें 230 पेज है ना, उसमें 1000 पेज लगेंगे। उसका हम प्रोजेक्टर पे देंगे आपको चीजें, और आप खुद बोलोगे कि कितना हमको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। तो इनका मर्डर हो गया, दोनों को बताया ये। अभी ये पकड़े कहां गए, अभी इनको जाकर किसने पूछा था क्या। मुझे इतना बताइए, दिशा का मर्डर हो गया और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, किसी ने इनको पूछा कि रिया का और आदित्य ठाकरे का कोई संबंध है, किसने पूछा। ये खुद ही आए, चोर के दाढ़ी में तीन का। अरे बोले मेरा और रिया का कोई संबंध नहीं। रिया आती, उनके वकील एडवोकेट सतीश कुमार शिंदे आते, बोले रिया का और आदित्य ठाकरे का कोई संबंध नहीं। ये जो था ना, ये एडिशनल एविडेंस हो गया, क्योंकि ये तो झूठ साबित हो गया। उसके चैट रिकवर हो गए, 44 कॉल्स थे दोनों के मर्डर टाइम में। तो ये सारी जो चीजें है, ये सारी चीजें
सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ये सफिशिएंट है, लेकिन इसके एडिशन में एक्स्ट्रा एविडेंस दिए जाएंगे। कुछ गवाहों के नाम और कुछ एविडेंस हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि ये केस में आरोपियों को डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा देने के इतने प्रूफ्स मोर देन सफिशिएंट। तो लेकिन इस सरकार पर आपको कोई यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है इस सरकार के ऊपर, यही है? अब अदालत से ही आपको इंसाफ की उम्मीद है? नहीं, आप ये थोड़ा सा उसको हमारे मुंह में आप वर्ड मत डालिए। हमने एफिडेविट पे लिख कर दिया है, सुनिए, आप एक गौर कीजिए। इसी सरकार पे हमको भरोसा है, क्योंकि इसी सरकार ने मैटर सीबीआई को दिया, इसी सरकार ने एसआईटी कंस्टिट्यूट की, उन्होंने जो क्लोज किया था रीओपन इसी सरकार ने किया। मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी, इन सब पर हमको भरोसा है और हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, एफिडेविट पे दिया है। सिर्फ हमारा ये कहना है, और देखिए, इनकी सरकार अगर नहीं होती तो इतना फ्रीली हम बोल पाते क्या? जाके कंगना राणौत लेडीज को मार रहे हैं, मतलब उनको मारने का बात कर रहे हैं, वो एक नेवी ऑफिसर है, उसका आंख फोड़ दिए, तो कॉमन मैन का क्या हाल करते हैं लोग? तो ये जो है, ये सरकार है, मोदी जी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, इसीलिए हम इतना फ्रीली बोल पा रहे हैं। तो हमारा सरकार पे आरोप नहीं है, हमारा सिस्टम के कुछ तथाकथित भ्रष्ट गुंडे, क्रिमिनल पुलिस अधिकारी के ऊपर हमारा आरोप। तुम्ही सरकारबद्दल एवढं बोलताय, मात्र त्याच सरकारने एसआयटीची स्थापना केली होती आणि एसआयटीतल्या सगळ्याच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बदली समर्थन करू शकता? नाही, मग ती सरकारची चुकी नाही. हा बघा, अधिकारी बदली झाले सर. नाही, सरकारची चुकी म्हणजे काय? त्याला पहिले जबाबदार कोण राहील? पहिले जबाबदार पोलीस कमिशनर राहील. अधिकाऱ्यांची बदली झाली. हा ना, ठीक आहे ना. आहे बघा, ते दोन गोष्टी सांगतो मी तुम्हाला. एक है बड़ा प्रॉब्लम और एक है छोटा प्रॉब्लम। ये छोटा प्रॉब्लम है। मेन बड़ी जो चीज है, बड़ी चीज है कि इनके ही इसमें इसका सच बाहर आ सकता है। वो आप एक गौर करो। अच्छा, आप सुनो, इसका रिवर्स साइड सोचो कि अगर ये लास्ट टाइम जो था 2.5 साल उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार थी, क्या हो रहा था? तो ये तो मतलब हमारे हिसाब से ये सरकार की गलती नहीं है, ये सिस्टम के कुछ अधिकारी की गलती है। अभी आप क्या सवाल पूछ? मैं आपको ये पूछ रही थी कि मतलब आप वेट कर रहे थे कि राज्य में बीजेपी की सरकार बने, आप इस मैटर को उठाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आदित्य ठाकरे का इस पर बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे इस पूरी मैटर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मैं खुद कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। दिलीप जी, इसको अटैच ही एक सवाल पूछ लेता हूँ, मतलब आपको एक साथ, ये सरकार के साथ में आपकी साठगांठ है, ऐसा एलिगेशन किया जा रहा है, क्या सच में साठगांठ है? आणि सोशल मीडियातून असंच सगळी चर्चा सुरू आहे की तुम्हाला त्या सगळ्या मूळ मुद्द्यापासून भरकटवायसाठी तुम्ही हे सगळे नहीं, अच्छी बात है। सुनो, नहीं, कुछ चीज़ें थोड़ा ठीक है, डिस्टर्ब भी करती, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी है। जब हम पब्लिक लाइफ में आए हैं तो एलिगेशन लगने भी चाहिए और हमने जवाब देने चाहिए। आपका राइट टू नो है। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, सच बाहर आ जाएगा। हमारा गलत है तो हमारे पे कार्रवाई कर दीजिए। और जो आपने कहा कि आदित्य ठाकरे कोर्ट जाने को तैयार है, अरे भाई, हमने पीआईएल फाइल करके रखा है, तो तुम्हारे वकील ने आके डेट क्यों नहीं मांगा? डिले क्यों कर रहे हो तुमने कोर्ट में मेंशन करना चाहिए, साहब ये मैटर है, जल्दी से चलाओ। हम तो चले, वैसे इंटरव्यूनर हुआ, उनको अधिकार नहीं, फिर भी या तो फिर एक काम करे आदित्य ठाकरे, हमारे खिलाफ में डिफामेशन का फाइल करे। हमने जो डिफामेशन का नोटिस दिया उसका जवाब दे दे। जो नोटिस दिया है कितने का दिया है? 19,750 करोड़ का दिया है। अभी उनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट का वगैरह हम सूट फाइल कर रहे हैं, तो वो हमारे नोटिस का 1.5 साल से जवाब नहीं दिए। ये पब्लिक को गुमराह करने के ये जो है ना, उसको पंचतंत्र की स्टोरी बोलना, वो ठीक है, जिसको जो उनके सुनते हैं उनको सुनाइए, हमारे पास मत बताइए। लेकिन एक चीज होता है, हत्या किसने की है? फिर आप बता रहे हैं कि आपका आई विटनेस है, क्या आई विटनेस ऐसा है कि जिसने हत्या करते हुए देखा है? वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले नाम नहीं चाहिए, आप जाहिर नाम नहीं बताएंगे, क्या उसने हत्या करते हुए देखा है और कौन हत्या किया है? मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए, ना मैं आई विटनेस के बारे में बताऊंगा, ना कुछ क्रूशियल चीजें उन्हें बताऊंगा, लेकिन एक ही चीज बताता हूं मैं। हमको क्या है, केस में आरोपी को सजा देने की इतना ही मैं आपको चीज बता रहा हूं। एक 106 ऑफ एविडेंस एक्ट का सेक्शन है,
वो आपको कॉमन पता होगा, मैक्सिमम क्या होता है जब वाइफ का डेथ होता है तो हस्बैंड के ऊपर आरोप लगता है कि तुम वो कमरे में तू था ना, तो डेथ कैसी हुई ये बताने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन पे बर्डन होता है कि तो आप प्रूव करना। ये केस जो है 106 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि लास्ट सीन टुगेदर, आरोपी उस जगह पे था और डेथ हुआ, तो ये डेथ कैसा हुआ ये प्रूव करने का जिम्मेदारी आरोपी आदित्य ठाकरे का है। और अगर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो डिफेंस दिया, वो अगर झूठा साबित हो गया तो ये एडिशनल लिंक समझ के उसको सजा देने की वही ऑथर ऑफ क्राइम है। ये बात सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के 5 जजमेंट हमने इसमें लगा दिए कि सिर्फ उन्होंने जो कहा कि उस दिन मैं वहां नहीं था, रिया चक्रवर्ती को मैं जानता नहीं हूं, ये 2 चीजें, ये 2 चीज का जो झूठ है ये सफिशिएंट है उनको वो ऑथर ऑफ क्राइम मानने के लिए। ये आपके लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। लेकिन जिस समय ट्रायल चलेंगी, मैं तो कहता हूँ ट्रायल तो बहुत दूर की बात है। निलेश जी, रशीदकांत पठाण यांनी या विषयावर याचिका दाखल केली। 5 फेब्रुवारीला जी ट्रायल झाली त्या 5 फेब्रुवारीच्या ट्रायल मध्ये तुम्ही आता बोलले की आराध्य मला विचारलं होतं हां की आदित्य ठाकरेंना अटक करून चौकशी करण्याची गरज काय, गुणवत्ता आधारावर तुम्ही आम्हाला पटवून द्या आणि त्यासाठी तुम्हाला 2 आठवड्यांची मुदत दिली होती। तसं नाही आहे। तू नॉर्मली काय होते, मिसइंटरप्रिटेशन होते लीगल लँग्वेजचं आणि रिपोर्टरचं। इसके पहले भी जेव्हा त्याचं इंटरव्हेन्शन आलं होतं तो इंटरव्हेन्शन को मीडियाने काय म्हणजे काही मीडियाने काय छापलं की त्यांचं म्हणजे कॅवेट दाखल केलं। ते कॅवेट इज डिफरंट, इंटरव्हेन्शन इज डिफरंट। कॅवेट झालं। आता ही जी लिगल टर्म आहे 2 आठवड्यांची मुदत तुम्हाला कशी तुम्हाला माहिती आहे? 2 एक मिनिट, नाही एक मिनिट ऐका ना, एक मिनिट, अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपण हे सगळे जण आहे ना, आपण थेट मुद्द्यावर सांगतो ना मी। कोर्टानं सांगितलं तुम्ही ऑर्डर वाचा, ऑर्डरमध्ये लिहिलं आहे, म्हणजे मी काय बोलतो आणि तुम्ही काय बोलतो ऑर्डरमध्ये वाचा। ऑर्डरमध्ये काय लिहिलं आहे की ही पिटिशन जी आहे ही ॲडमिशन करायची, याच्यावर तुम्ही आर्ग्युमेंट करा। त्याच्यावर आर्ग्युमेंट करायला तुम्हाला जे सिनॉप्सिस बनवून द्या। कोर्टाने मला काय सांगितलं की प्रिपेअर ए 3-4 पेज सिनॉप्सिस, आणि ते सिनॉप्सिस बनवायला तुम्हाला किती वेळ लागणार आहे? आम्ही सांगितलं 2 वीक, कोर्टाने त्याला 3 वीकचा वेळ ठेवला आहे आणि ती 27 तारीख ठेवली होती। 27 तारखेला जस्ट ते सुट्टीवर होते म्हणून ते मॅटर आलं नाही। तर ते ऑर्डरमध्ये वाचून घ्या, ऑर्डरमध्ये लिहून आहे नाही, अजून नंतर डेट दिला, ते सुट्टीवर होते। आता ही पिटिशन ते पिटिशन टॅग करून आम्ही सर्क्युलेशन घेणार आहोत। अच्छा, ही याचिका स्वीकारली का तुमची? स्वीकारल्याचं असं नसते, ऐकून घ्या। त्याच्यातही 2 गोष्टी नाही 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 त्याच्यातही 2 प्रोसेस असतात। एक प्रोसेस काय असते की पिटिशन ॲडमिटेड आणि मग हिअरिंगला जेव्हा येईल तेव्हा येईल। एक प्रोसेस काय असते की फायनल डिस्पोजल ॲट द ॲडमिशन स्टेज, म्हणजे कधी कधी आर्ग्युमेंट वाटलं लोकांना, जजला वाटलं की ओके आत्ताच फाइनल ऑर्डर करायला पाहिजे, तो तभी फाइनल ऑर्डर हो जाता है। तो वो एडमिशन वगैरह वो थोड़ा सा डाउटफुल टर्म है, वो कोई विजन है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।